प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे ताल के 10 प्राण। संगीत शास्त्रों में ताल के 10 प्राण काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति तथा प्रस्तार का निरूपण किया गया है। इनके माध्यम से हम ताल की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। संगीत मकरंद में कहा गया है, काल मार्ग क्रियांगाणि गृह जाति कलालयाः यति प्रस्तारकम चैव ताल प्राणा 10 स्मृताः। पहला भाग है काल। काल अर्थात समय। ताल के अंतर्गत समय का एक विशेष महत्व है। समस्त ब्रह्मांड का क्रियाकलाप कालबद्ध है, जिसे मानवीय सुविधा हेतु हम क्षण, लव, काष्ठ, निमिष, कला, अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, काकपद, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, मास, वर्ष आदि काल मापक विविध इकाइयों में विभाजित करते हैं। ताल को अनंत असीम काल नामक यंत्र द्वारा ही मापा जा सकता है। विद्वानों के अनुसार 8 क्षण का एक लव, 8 लव का एक काष्ठ, 8 काष्ठ का एक निमिष, 8 निमिष की एक कला, 2 कलाओं का एक अणुद्रुत, 2 अणुद्रुत का एक द्रुत, 2 द्रुत का एक लघु, 2 लघु से एक गुरु, 3 लघु से एक प्लुत तथा 4 लघु से एक काकपद निर्मित होता है। अर्थात ये काल मापक इकाइयाँ हैं जिनका मापन किस प्रकार से किया जाता है, यह आप इस डिटेल स्टडी के द्वारा आप समझ सकते हैं। प्रथम 6 सूक्ष्म काल तथा शेष स्थूल काल कहलाते हैं। प्रचार में मध्य लय की एक मात्रा के काल हेतु 1 सेकंड का काल प्रचलित मापक इकाई है। सामान्य रूप से जो हम कार्य में लेते हैं कि 1 सेकंड अर्थात 1 मात्रा। ताल का दूसरा प्राण है मार्ग। संगीत में ताल के प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा तक की निर्धारित दूरी उसका मार्ग है। मार्ग का निर्माण कला एवं मात्रा द्वारा निर्धारित होता है। भरत ने ताल में कला के 3 मार्ग बताए हैं, चित्रा, वार्तिक तथा दक्षिण। चित्रा अर्थात 2 मात्रा काल, वार्तिक अर्थात 4 मात्रा तथा दक्षिण अर्थात 8 मात्रा। शारंगदेव ने इसमें एक और मार्ग जोड़ा है, ध्रुव, चित्रा, वार्तिक तथा दक्षिण। ध्रुव अर्थात 1 मात्रा। आप इनका अंतर समझिए कि भरत ने चित्रा, वार्तिक तथा दक्षिण कहा है, जिसके अंतर्गत 2 मात्रा, 4 मात्रा तथा 8 मात्रा है। शारंगदेव ने ध्रुव को ऐड कर 1, 2, 4, 8 की व्यवस्था सम्मुख रखी है। तीसरा ताल का प्राण है क्रिया। क्रिया अर्थात कार्य अथवा कर्म का होना। संगीत में काल को गिनने के क्रम को हाथों द्वारा दर्शाते हुए विविध हस्त क्रियाओं द्वारा ताली, खाली, ताल विभाजन आदि दर्शाए जाते हैं। यह क्रिया कहलाती है। क्रिया के 2 मुख्य भेद हैं, सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके भी उपभेदों पर विचार किया जाता है, अतः यहाँ उसकी चर्चा भी यथोचित है। सशब्द क्रिया अर्थात दोनों हाथों के संयोग से ध्वनि उत्पन्न करने की क्रिया सशब्द कहलाती है। इसके 4 उपभेद हैं, ध्रुवा, शंपा, ताल और सन्निपात। चुटकी बजाना यह क्रिया ध्रुवा कहलाती है। दाएं हाथ से बाएं हाथ पर ताली क्रिया शंपा कहलाती है। बाएं हाथ से दाएं हाथ पर ताली की क्रिया ताल कहलाती है और दोनों हाथों को परस्पर संयुक्त रूप से ताली बजाना सन्निपात क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से 4 निशब्द क्रियाएं हैं, आवाप, निष्क्राम, विक्षेप और प्रवेश। हाथ की शब्दहीन क्रिया द्वारा रिक्तता का भाव प्रदर्शित करना निशब्द क्रिया है।
आवाप क्रिया में हाथ को ऊपर उठाकर उंगलियों को सिकोड़ा जाता है। निष्क्राम क्रिया में नीचे की ओर उंगलियों को खोलना। विक्षेप क्रिया उंगलियों को दाईं ओर हिलाना तथा प्रवेश क्रिया में हाथ को बाईं ओर सिकोड़ना। इस प्रकार आपने सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया का भेद समझा और इनके उपभेद। सशब्द क्रिया के 4 भेद ध्रुव, शंपा, ताल और सन्निपात तथा निशब्द क्रिया के 4 भेद आवाप, निष्क्राम, विक्षेप तथा प्रवेश को समझा है। ताल का चौथा प्राण है अंग। ताल के विविध अवयव अथवा भाग जिनसे ताल निर्मित होती है ताल के अंग कहलाते हैं। प्रमुख 6 अंग हैं अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत तथा काकपद। प्रचार में अणुद्रुत, द्रुत तथा लघु केवल 3 का ही प्रयोग अधिक प्रचलित है। उत्तर भारतीय पद्धति की तुलना में दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में इन अंगों का प्रयोग अधिक प्रचलित है, जिनके नाम, चिन्ह तथा अक्षर काल आप यहाँ उद्धृत तालिका से समझ सकते हैं। अणुद्रुत का चिन्ह आप देखिए तथा उसका मात्रा काल है 1, द्रुत का 2, लघु का 4, गुरु 8, प्लुत 12 तथा काकपद 16। ताल का 5वां प्राण है ग्रह अर्थात ग्रहण करना। गीत अथवा रचना को ताल द्वारा ग्रहण करने का स्थान, गीत में ताल का आरंभक स्थान ग्रह कहलाता है। यह 2 प्रकार का है, सम तथा विषम। सम ग्रह वह कहलाता है कि जहाँ गीत तथा ताल का आरंभ स्थान समान हो, एक समय पर एक समान रूप से गीत और ताल प्रारंभ होती है, वो सम है। तथा विषम ग्रह अर्थात गीत का आरंभ स्थान जब सम पर ना होकर किसी अन्य मात्रा से हो तो वह विषम ग्रह कहलाता है। इसके 2 भेद हैं, अतीत और अनागत। अतीत अर्थात जो बीत गया। संगीत क्रिया के दौरान सम स्थान निकलने के बाद सम की प्रतीति करवाना अतीत ग्रह है। यह क्रिया सप्रयास लय दक्षता का परिचय देने हेतु दर्शाई जाती है। अनागत, अनागत अर्थात जो आने वाला है। संगीत क्रिया के दौरान निश्चित सम स्थान से पूर्व ही सम की प्रतीति करवाना अनागत है। जो अभी आया ही नहीं है उसका आभास करवाना। अतीत और अनागत क्रियाएं सप्रयास लय दक्षता का परिचय देती हैं। ताल का 6ठा प्राण है जाति। संगीत में ताल के लय प्रकारों को उसकी जाति माना जाता है। नाट्य शास्त्र में ताल की 2 जातियां तिस्त्र तथा चतस्त्र का उल्लेख मिलता है। प्रचलित अवधारणा में 5 जातियां हैं। तिस्त्र अर्थात त्रयश्र, चतुस्त्र, खंड, मिश्र तथा संकीर्ण। ताल में लघु के मात्रा काल में बदलाव करने से ताल की जाति परिवर्तित होती है। दक्षिण भारतीय ताल पद्धति में जाति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के आधार पर 7 प्रमुख तालों से 35 स्वरूप निर्मित होते हैं। ताल का अगला प्राण है कला। ताल में अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन। अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन कला कहलाता है। कला को कई विभिन्न अर्थों में भी प्रयोग किया जाता है। दक्षिण ताल पद्धति में कला को विभाग के रूप में समझा जाता है। कला के 3 भेद हैं, एकल, द्विकल तथा चतुष्कल। आप यहाँ देखिए, एक अक्षर का प्रयोग धा, धी, ना एकल कहलाता है। एक अक्षर काल में 2 बोलों का प्रयोग धाधा, तीट, धाधा, तीना, यह द्विकल है। और एक मात्रा काल में 4 बोलों का प्रयोग धाधा तीट, धाधा तीना, ताता तीट, धाधा तीना। इस प्रकार 4-4 बोलों का प्रयोग चतुष्कल कहलाता है। लय। ताल में 2 आघातों के मध्य स्थित काल एक मात्रा से दूसरी मात्रा का विस्तार काल अथवा ताल की गति या चाल को लय कहते हैं। सृष्टि की समस्त क्रियाओं में लय व्याप्त है। लय विहीन जीवन की कल्पना व्यर्थ है। संगीत में लय के विभिन्न रूपों का व्यावहारिक प्रदर्शन किया जाता है। सामान्यतः लय के 3 भेद हैं, विलंबित,
मध्य तथा द्रुत। विलंबित अर्थात धीमा या विलंब से, मध्य अर्थात सामान्य तथा द्रुत अर्थात तेज या द्रुत गति में। आप यहाँ घड़ी के सेकंड के आधार पर इस चित्र से समझ सकते हैं कि विलंबित लय, मध्य लय तथा द्रुत लय में किस प्रकार से भेद है। ताल का अगला प्राण है यति। यति संगीत क्रिया में लय की प्रवृत्ति, विविध अक्षरों की कमी अथवा अधिकता से निर्मित लय की आकृति तथा बंदिश में गति भेद द्वारा विचित्रता उत्पन्न करने को यति कहा जाता है। इसके 5 भेद हैं: समा, स्त्रोतोगता, गोपुच्छा, मृदंगा तथा पिपीलिका। समा अर्थात जब किसी बंदिश की लय में बदलाव नहीं हो, बंदिश प्रारंभ, मध्य तथा अंत में एक समान लय में चलती हो, वह समायति कहलाती है। स्त्रोतोगता नदी के प्रवाह के समान प्रारंभ में विलंबित, बीच में मध्य तथा अंत में द्रुत लय अर्थात बंदिश की चाल स्तोत्र के समान होने पर वह स्रोतोगता यति कहलाती है। तीसरा गोपुच्छा अर्थात गाय की पूंछ के समान। इसका चलन स्तोत्रोगता यति के विपरीत है। गोपुच्छा यति की रचना आरंभ में द्रुत, बीच में मध्य तथा अंत में विलंबित लय धारण करते हुए सम को प्राप्त होती है। यह यति गोपुच्छा कहलाती है। मृदंगा मृदंग की आकृति में दोनों मुख छोटे तथा मध्य का भाग बड़ा होता है। इसी प्रकार मृदंगा यति युक्त रचना के आरंभ और अंत में द्रुत लय तथा बीच में विलंबित लय अथवा आरंभ और अंत में मध्य लय तथा बीच में विलंबित लय मृदंगा यति कहलाती है। और अंतिम यति का भेद है पिपीलिका। पिपीलिका अर्थात चींटी। यह मृदंगा यति के विपरीत है। इसका आकार चींटी अथवा डमरू के समान होता है। पिपीलिका यति की रचनाओं में आरंभ और अंत में विलंबित लय तथा मध्य में द्रुत लय का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ चित्र के माध्यम से इन यति भेदों को आसानी से समझ सकते हैं कि लय किस प्रकार से गति करती है। किसी एक रचना में लय की विविध चालों का प्रयोग यति कहलाता है। प्रस्तार ताल का अंतिम प्राण है प्रस्तार। प्रस्तार से तात्पर्य है विस्तार। जिस प्रकार 7 स्वरों के प्रस्तार से 5040 स्वरों के विविध भेद प्रकट होते हैं, उसी प्रकार ताल में भी प्रस्तार क्रिया द्वारा अनेकों भेद प्रकट होते हैं। कर्नाटक पद्धति में प्रचलित जाति भेद और गति भेद प्रस्तार क्रिया के ही उदाहरण है। ताल के स्वतंत्र वादन में पेशकार, कायदा, रेला, पलटा आदि विविध रचनाओं द्वारा ताल का विस्तार करना प्रस्तार क्रिया है। गायन में हम आलाप, तान आदि क्रियाओं द्वारा राग का विस्तार करते हैं। इसी प्रकार ताल प्रस्तार में विविध प्रकार के प्रस्तार, षडांग प्रस्तार, षोडश अंग प्रस्तार, चतुरस्र प्रस्तार आदि द्वारा ताल को व्यापक विस्तार दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ताल एक छोटी सी रचना है, लेकिन उस रचना के 10 मुख्य प्राण हैं जिनके आधार पर ताल का निर्माण किया जाता है, ताल को समझा जाता है। इन अंगों को समझने से ताल के स्ट्रक्चर को आप बहुत मजबूती से समझ सकते हैं कि ताल का किस प्रकार से प्रयोग होता है, ताल किस प्रकार से गायन वादन क्रिया हेतु आवश्यक है। धन्यवाद।